Hello dear students, welcome to one more part of solution of practice paper number 2 for class 12th. सेक्शन नंबर ए बी और सी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आज के लेक्चर में सेक्शन नंबर डी करेंगे जिसमें 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे. ये है क्वेश्चन नंबर 32. नेक्स्ट स्लाइड पर इसको देखेंगे. मैट्रिक्स से हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ. यूज़ प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, ध्यान देंगे. यूजिंग दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ध्यान देना है, आपको दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट को सॉल्व करना है और उस प्रोडक्ट का यूज करते हुए इस गिवन सिस्टम को आपने सॉल्व करना है. तो ये कैसा क्वेश्चन है, एक बार आइडिया लेते हैं. देखो जरा थोड़ा सा तो एक हिसाब ये लगाओ आप कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उस इक्वेशन को जब आप मैट्रिक्स में उसमें कन्वर्ट करोगे मैट्रिक्स में x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1. नई चीज़ को देखकर घबरा नहीं जाना है, जितना हमें पता है एटलीस्ट पहले हम उसको तो सॉल्व करें. तो ये सिस्टम लिखा जा सकता है ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में. क्लियर है. और a क्या होगा, इसके इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा 1 0 3 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3 और 4. ठीक है. और x आप सबको पता है क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स x y z, और राइट में जो कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं उनको लेकर मैट्रिक्स b बनता है. अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये वाला मैट्रिक्स a और ये वाला मैट्रिक्स दोनों बिल्कुल सेम है. क्लियर है. और इन दोनों की हमने प्रोडक्ट करनी है. तो देखते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन दोनों में ज़रूर होगा जब a यहाँ दे रखा है और a के साथ कोई मैट्रिक्स दे रखा है और ये कह रहा है कि पहले इनको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन निकालो. तो मैं डायरेक्ट यहीं पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप अपना यहाँ पर ऐसे करके दिखाना मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूँगी. ठीक है. तो ये आएगा -2 -9 और +6 2 जा 12. अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा 0 -2 +2 और फर्स्ट को थर्ड से करूँगी तो 1 + 3 -4. फिर आएगा 0 +18 -18. फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो भैया 0 2 2 जा 4 -3. और सेकंड रो को जब मैं थर्ड कॉलम से करूँगी, यहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए, तो 0 -6 और बेटा प्लस का 6 आएगा. थर्ड रो को जब मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आएगा माइनस का 6 माइनस का 18 और प्लस का 24. बहुत ध्यान से समझना इस प्रोडक्ट को, बहुत आसान क्वेश्चन है. -4 और +4 और लास्ट में आ जाएगा 3 + 6 -8. इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो ध्यान देना 9 और 2 11 और 12 में से 11 माइनस करोगे तो आपका 1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 0 आएगा. देख लो भाई, 2 में से 2 0, ये भी 0 और यहाँ भी 0 1 0. 18 और 6 24, 24 में से 24 माइनस करोगे तो 0, यहाँ भी 0 और 6 3 9 में से 8 माइनस करोगे तो आपका 1 आ रहा है. तो ये बनेगा 0 0 1, यानी कि ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब लॉजिक को पकड़ना है कि ये जो मैट्रिक्स था इसकी इसके साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रही है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने पढ़ रखा है कि अगर दो मैट्रिसेस ए बी की जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी हो तो जो बी होता है वो ए का इन्वर्स कहलाता है. आ रही है बात याद में, ध्यान आ रहा है कि अगर दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो तो दूसरे वाला पहले वाले का और पहले वाला दूसरे वाले का इन्वर्स होता है. और इन मैट्रिक्स को सिस्टम को इक्वेशन को सॉल्व करने में भी हमें इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स है. क्लियर है, समझ में आ रही है बात. तो आपको डायरेक्ट बिना कोई एडजॉइंट, देखो हम अगर इक्वेशन को सॉल्व करते तो हम क्या करते, हम ax = b लेते, फिर हम a का डिटर्मिनेंट निकालते. डिटर्मिनेंट अभी भी निकाल के देखेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. उसके बाद हम इन्वर्स के लिए क्या निकालते थे, एडजॉइंट निकालते थे और फिर हम a इन्वर्स निकालते थे. अब हमें इतना सब कुछ नहीं करना, a इन्वर्स हमें डायरेक्ट मिल रहा है. आप यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखो पहले. तो यहीं से मैं a का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो 1 × 4 2 जा 8 -6 और भाई माइनस माइनस प्लस का 1 बेटा, तो ये आ जाएगा 0 + 9 और प्लस का 2 तो 0 - 6. ये आ गया 2
जमा 9 घटा 12, 9 और 2 11, माइनस 1 आ गया जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है इसका मतलब जो है ए का इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और इस डेफिनेशन से जो ए का इन्वर्स है वो न्यू वाला मैट्रिक्स हो गया है जो हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए का इन्वर्स। तो यहाँ पर जो मेरा ए का इन्वर्स आएगा वो ये आएगा -201, मैं एक बार लिख देती हूँ, -20192 -361 -2। और अब हम इसको स्लाइड कर लेते हैं इस तरफ। अब देखो आ गया लॉजिक समझ में कि जब हमने उन दोनों की प्रोडक्ट की तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी कि पहले वाला मैट्रिक्स तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा हो गया उसका इन्वर्स जो कि हमें डायरेक्ट मिल गया। और जब हमें इन्वर्स मिल गया तो हमें सॉल्यूशन भी मिल गया। सॉल्यूशन क्या होता है, x = a इन्वर्स b। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन गया, नहीं तो हमें 9 कोफैक्टर निकालने पड़ते, फिर उनसे एडजॉइंट निकालना पड़ता, फिर उनसे इन्वर्स निकालना पड़ता। बी देख लो ये रहा 1 1 और 2। तो अब ये डायरेक्ट बस एक लॉजिक छोटा सा लगाया, कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, इस रिजल्ट को यूज किया और हमारा क्वेश्चन हो गया। तो x = फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2 + 0 + 2। ठीक है, 9 1 जा 9 + 2 -6 और 6 1 जा 6 + 1 -4। लेफ्ट का जो मैट्रिक्स आपका बनता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है जो कि है x y और z। और ये बनेगा 0, 9 और 2 11 में से 6 गए 5, 6 और 1 7 में से 4 गए 3। तो 0 5 और 3 ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि डिफरेंट था। ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक सिंगल फ्रेम में कर दिया है और मैं होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका है। आगे चलें, फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो मुझे ज़रूर आपने मैसेज करना है कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर। अब अगला तो बेहद आसान है, तीसरा पेपर मैं करवा रही हूँ, सैम्पल पेपर करवा चुकी हूँ, प्रैक्टिस पेपर 1 करवा चुकी हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है हमारा, जिसमें हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो लाइंस की इक्वेशन को आपने वेक्टर फॉर्म में बदल लेना है। तो पहली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, देखो ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं -1 और -1 से तो लाइन पास कर रही है, और नीचे जो है 7 6 और -1 वो उसके डायरेक्शन रेशियोज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा -i - j - k प्लस लैम्डा टाइम्स 7i - 6j प्लस k। ठीक है, और सेकंड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, देख लो ऊपर -3 है तो +3i 5j। डिटेल देखनी है तो मैंने पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख लें। नीचे है 1 - 2 1, तो ये हो गया i - 2j प्लस k। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो सारा मैं स्लाइड कर देती हूँ, इक्वेशन मैंने लिखी ली है। तो इसका तो कंपैरिजन मैं करूँगी r = a + λb से या a1 + λb1 से, और इसको कंपेयर करूँगी मैं r = a2 + μb2 से। बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है ये आपका। अब a1 वेक्टर जिनसे फर्स्ट लाइन पास कर रही है -i - j - k, a2 वेक्टर जिससे दूसरी लाइन पास कर रही है 3i - 5 + 5j और +7k। b1 वेक्टर है पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 7i - 6j + k। b2 वेक्टर हमारा इधर हो जाएगा i - 2j + k। क्लियर हो गया। अब आपको याद होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। एक और बच्चे ने मुझे कहा था पहली वीडियो में कि मैडम गलत है, तो भाई गलती भी बताया करो क्या हो जाती है ना। जो मेरे हिसाब से था वो तो ठीक था, क्योंकि गलती होती है तो मैं खुद ही बता देती हूँ। a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मॉडुलस। तो अब आपको 3 चीज़ें निकालनी है। पहले आपने निकालना है वेक्टर a2, 3 क्या 4 निकालनी है। पहले निकालना है a2 - a1, तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3i - प्लस 4j + 6k + 8k। अब आप निकालो b1 क्रॉस b2 दूसरी चीज़, तो ये b1 रहा और ये b2 रहा,
ये आपका डिटर्मिनेंट से निकलेगा 7 माइनस 6 और 1 माइनस 2 और 1। तो ये हो जाएगा I इंटू -6 + 2 -j इंटू, इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए थी अब तक, -14 प्लस में 6 आ गया। ठीक है, सारी चीज़ें लगभग सामने ही हैं, फिर मैं दिखा दूंगी। तो ये बन गया -4i, 7 में से 1 गया 6, तो -6j और -8k। ये A2 - A1 है, ये B1 क्रॉस B2 है। पहला काम कर दो, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और 8 का 64, 6 और 6 12 और 4 16, 1 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11, 116 का अंडर रूट आ गई पहली चीज़। अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने ये ऊपर वाला कैलकुलेट करना है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो A2 - A1 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो B1 क्रॉस B2 से। नज़र के सामने रखो, ये तो A2 - A1 है और ये येलो में B1 क्रॉस B2 है। दोनों का डॉट करोगे तो I वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -16 -36 और -64, जो कि माइनस का 116 आएगा। ठीक है, इस वैल्यू, अब ये माइनस हटाने के लिए हमें मॉडुलस लेना पड़ता है। दोनों वैल्यूज़ आपके सामने, वो -116 है और वो 116 का अंडर रूट है। मैं इनको यहाँ रख देती हूँ, तो -116/116 का अंडर रूट, माइनस का हो जाएगा प्लस, ऊपर अंडर रूट नहीं है तो उससे कटकर ये 116 यूनिट्स आपकी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन 2 गिवन लाइंस। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप चाहो तो इसको और भी आगे कर सकते हो। 29 चौके 116 होता है, तो ये 29 तो एज इट इज रह जाएगा, 4 का अंडर रूट ये हो जाएगा। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव वैल्यू आपने नहीं लेनी है। पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में ला दिया है मैंने, इससे आसान क्वेश्चन आपको करने को नहीं मिलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को तो रट लो, 101% आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी में एक आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, वो भी अपना 3D से ही है, कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट तो हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू दीज 2 लाइन्स। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछले सेट में भी था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है R = A + λb। A वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है, तो वो तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, वेक्टर A हो गया I - 2j और भाई माइनस का 3k। ये तो हमारा वेक्टर A हमें ऑलरेडी गिवन है, वेक्टर A इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस। लेकिन अब बात आती है वेक्टर B की। B का मतलब है कि इसका डायरेक्शन रेशो क्या है। तो जिस लाइन की, अब मेरी बात सुनना, जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है वो इन 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो ये कुछ ऐसा है कि एक ही प्लेन में 2 लाइंस हैं। मान लो इस पेपर पर मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये तो पहली लाइन है L1 और भैया ये दूसरी लाइन है L2, और इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरी लाइन। मैंने पहले भी बताया था, आप मेरे हाथ से इमेजिन कर सकते हो कि मेरे हाथ पर एक लाइन L1 है और एक L2, तो ये वो तीसरी लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्योंकि मेरा ये पेन मेरे हाथ पर परपेंडिकुलर है, तो मेरे हाथ पर जितनी भी लाइनें बनेंगी उन सब पर भी ये पेन परपेंडिकुलर होगा। तो जो हमें लाइन फाइंड करनी है वो L1 पर भी परपेंडिकुलर है और L2 पर भी। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 2 लाइनों पर एक तीसरी लाइन परपेंडिकुलर है, तो उस तीसरी लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से आती है। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट प्रैक्टिस पेपर में भी यही चीज़ आई थी। तो हम मान लेते हैं कि लेट डायरेक्शन रेशोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर, वेक्टर बी है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं A1i B1j और भैया C1k। क्लियर हो गया? और जो ये लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसको नाम दे दो, आवर रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 1 and 2 बोथ। ठीक है, आवर रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 1 and 2 बोथ। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ 1, फर्स्ट के डायरेक्शन रेशो क्या है, उनको वेक्टर B1 कर दो, तो नीचे वाला डायरेक्शन रेशो होता है तो I - j
प्लस 3k, और भैया डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड होता है वेक्टर b2 2i प्लस j प्लस 2k। अब बात को नोट करना कि ये जो वेक्टर b है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो पहले आप इस b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i j k 1 माइनस 1 3 और 2 1 और 2। क्लियर हो गया? तो इसको निकाल लो, i इंटू माइनस 2 माइनस 3 माइनस j इंटू 2 माइनस 6 प्लस k इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। माइनस 5i प्लस 4j और प्लस 3k। आ रही है बात समझ में? ये जो वेक्टर है b1 क्रॉस b2, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि b1 क्रॉस b2 परपेंडिकुलर है b1 के, और b1 क्रॉस b2 परपेंडिकुलर है b2 के, और जो वेक्टर b है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b1 एंड वेक्टर b इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b2। तो हम क्या लिख देंगे कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर b एंड वेक्टर b1 क्रॉस b2 आर प्रोपोर्शनल, या सेम भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शन में 1 ले सकते हो एज ए कांस्टेंट। तो जो वेक्टर b है वो हम ये ले लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम वेक्टर b को ले लेंगे माइनस 5i प्लस 4j प्लस 3k। तो ये तो वेक्टर b हो गया जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन को दिखाता है, और हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी, आप यहाँ लिख दीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो a का मतलब हो गया i माइनस 2j माइनस 3k और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b लगा दो यहाँ पर माइनस 5i प्लस 4j और प्लस 3k। तो ये हमारी रिक्वायर्ड, उसने वेक्टर इक्वेशन ही पूछा है तो हमने वेक्टर इक्वेशन ही यहाँ पर लिख दी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। सेम ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 1 में दिया था, वहाँ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स था। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। जब एक्स स्क्वेयर की बात होती है तो ये हमारा अपवर्डेड पैराबोला हो जाता है। अगर वाई स्क्वेयर की बात करें तो राइट हैंडेड हो जाता है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक अपना पैराबोला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, थोड़ा बहुत आप अपना लिख दीजिएगा। वाई, अरे टेढ़ा जा रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज एन अपवर्डेड पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये बात आप पेपर में लिखाना, सुन रहे हो? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज अपवर्डेड पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। x इज एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 लाइन, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 लाइन, और ये हो जाएगा x एक्सिस। सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस x एक्सिस के, इस लाइन के, इस लाइन के और पैराबोला के बीच में जो एरिया है वो ये है, और ये आपने निकालना है। और ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। एरिया अंडर द कर्व, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 1 to 2। ये तो मेरे हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन था, केवल 2 नंबर का। आप अब इसमें 3 नंबर 5 नंबर कैसे लाओगे? आप इसमें सारे कर्व्स की डिटेल को लिख कर आना बेटा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं ना भाई। आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है? अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना थोड़ा करोगे तो नहीं मिलेगा ना। तो सबसे पहले आप लिखा ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज एन अपवर्डेड पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। x इज इक्वल टू 1 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू 1, और ऐसे x इज इक्वल टू 2। फिर आप लिखना द रिक्वायर्ड एरिया इज शेडेड इन द डायग्राम, और वो एरिया अब ये हो जाएगा। y की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ बॉक्स में, कितनी है? x स्क्वेयर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx फ्रॉम 1 to 2, ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3, 1 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट रख दो,
8/3 और लोअर लिमिट रख दो 1/3, ये आ जाएगा 7/3। आप इस पे चाहो तो अपना स्क्वायर यूनिट, हाँ चाहो क्या लिख ही देना क्योंकि एरिया है ना, तो इतने स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन था। इसका जो इंटरनल चॉइस है अब उसको सॉल्व करते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। ये देख लो भाई, ये 34 में ऊपर पैराबोला का था, नीचे अभी एलिप्स का दे रखा है। एलिप्स का क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ, x² + y² 9 = 1। अब ये ध्यान देना कि y के नीचे की जो टर्म है वो बड़ी है, तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे x² / b² + y² / a² = 1 से। ये आपका एक वर्टिकल एलिप्स तैयार होगा, ये आपका वर्टिकल एलिप्स होगा। इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस होगा, क्योंकि 9 जो है वो वाई के नीचे आया हुआ है, तो ये हमारा एलिप्स बनेगा। अब आपका a² 9 हो जाएगा और a की वैल्यू 3 आ जाएगी, ±3 आ जाएगी। तो भाई इसमें हमारी a की वैल्यू तो बेटा 3 आ जाएगी, मतलब 3 पे यहाँ कट करेगा 0,3 पे ना, ये पॉइंट हो जाएगा अपना 0,3 और ये पॉइंट हो जाएगा 0-3। ये मेजर एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस अपना, ठीक है, और x एक्सिस अपना माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b² = 4 है, तो ये अपना कट करेगा 2,0 पे और -2,0 पे। अब हमें पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि एलिप्स एक सिमेट्रिकल फिगर होती है, तो हम केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको नाम दे देंगे OABO, ठीक है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए अब मेरी बात सुन लो, ये हिस्सा लेंगे, ये कर्व है, इस कर्व के अंडर जब मैं वर्टिकल स्ट्राइप्स ऐसे लूंगी तो मैंने ये स्ट्राइप 0 से शुरू की और मैं कहाँ तक ले गई, 2 तक ले गई, तो ये हो जाएगा एरिया कौन सा। अब एक बात का और ध्यान रखना है, एरिया OABO, अभी मैं केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगी और उसको फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 y dx, यानी y की वैल्यू निकाल कर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा येलो वाला एरिया आ जाएगा। और इस एरिया को जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा, और पूरे एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, πAB, पाई a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4, तो इसका एरिया 12 पाई आना चाहिए आंसर। ये अपना आंसर अपन पहले ही अपना आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। चलें आगे। अब भाई y की वैल्यू कहाँ से लोगे, तो इस कर्व में से लेनी है y की वैल्यू, ये है हमारा मेन काम। तो ये है x² / 4 + y² / 9 = 1। पहले भी एलिप्स कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो y² / 9 इधर रह जाएगा, 1 - x² / 4, 4 LCM आया तो 4 - x² / 4। अब 9 को राइट साइड में ले जाओ तो y² हो जाएगा 9/4 × 4 - x²। स्क्वेयर हटाने के लिए ले लो अंडर रूट, और केवल यहाँ तो y² से तो y कट गया, जब इसका अंडर रूट खोलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी। नेगेटिव को छोड़कर हम केवल अपनी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, अंडर रूट ऑफ 4 - x²। क्यों लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमने पहले क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। अब y की इस वैल्यू को आप यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका जो एरिया है बेटा जी वो आ जाएगा 0 to 2 3/2 अंडर रूट ऑफ 4 - x² dx। 3/2 बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन आपका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ऑफ a² - x² प्लस a² यानी 4/2 और साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, बिटवीन द लिमिट्स 0 to 2। इसको सॉल्व कर दो, लिमिट पुट कर दो। 3/2 पहले अपर लिमिट पुट करो, 2 रखोगे तो ये बनेगा 2/2 और अंडर रूट ऑफ 4 - 4, यानी ये हिस्सा मेरा टोटली 4 में से 4 गए तो कितना बन जाएगा 0। यहाँ देखो 2 दूनी 4, तो ये 2 साइन इनवर्स 2/2 ये रख दी मैंने अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0/2 0, और यहाँ रखोगे तो 2 साइन इनवर्स 0, ये सारा 0। साइन इनवर्स की वैल्यू 0 कितने पे होती है, 0 पे, तो ये तो टोटली 0 बन गया, केवल ये बचा 2 से 2 कट गया 1, बाहर बचा 3/2, अंदर बचा 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स की वैल्यू 1 कितने पे होती है, यहाँ 2 से 2 कट गया 3। साइन इनवर्स की वैल्यू 1 कितने पे होती है, π/2 पे, तो ये आ जाएगा 3π/2, ठीक है ना। 3π/2, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं, 4 गुना करेंगे तो 6π आएगा, ये 12π आना चाहिए।
हाँ 6 पाई ही आएगा ऊपर, क्योंकि b की वैल्यू 2 है ना, b स्क्वेयर 4 है, b की वैल्यू 2 है, तो जब मैं यहाँ 2 रखूँगी तो 2 3 जा 6 पाई आना चाहिए था, आंसर 6 पाई आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया एरिया OABO, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया था। तो पूरे का पूरा जो एरिया अंडर एलिप्स है, जो एरिया अंडर एलिप्स है वो 4 × 3 पाई/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 6 पाई स्क्वेयर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में मैं ला देती हूँ। ये पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में मैंने कर दिया है, आपको समझ आए तो, नहीं तो जैसे मैंने बताया फिर इसी तरीके से हमें ये आपको भी स्टेप वाइज देखना होगा वीडियो में। ठीक है, और अब जल्दी से अपना सेक्शन नंबर डी के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो LPP से है, यहाँ हिंदी में है। तो अपना नेक्स्ट स्लाइड एक बार ले लेते हैं और देखते हैं। बहुत ही आसान है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। ध्यान देना है, z है 5x + 10y, इसको मिनिमाइज भी करना है आपने और मैक्सिमाइज भी, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपने बतानी है सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स देख लो, 3 और 2 5 कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं। तो इनका फटाफट अपना ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर मैं सबसे पहला ले लूँ तो ये बनेगा x + 2y = 120। मैंने क्या बताया, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को। जब x को 0 रखोगे तो y 60 आएगा, y को 0 रखोगे तो x आपका 120 आएगा, यानी आपकी वैल्यूज़ 120 तक जा रही हैं। यानी आपको अपना ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे लाइंस वगैरह, तो आपको उनको कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, 120 तक कम से कम लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 तक लेकर जाना पड़ेगा। तो भैया 20-20 का मार्जिन ले लें या 10-10 का ले लें। ठीक है, तो x पर जा रहा है ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120। छोटा ही बन गया ये, तो थोड़ा दूर दूर ही ले लेते हैं। गलत कर गई क्या मैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये 120 है। ऐसे यहाँ कर लो, 10, 20, 30, आपने 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आपने स्केल का और पेंसिल का इनका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करना है। तो 10 यहाँ पॉइंट्स लिख लेना, 10, 20, 30, 40, मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है फ़िलहाल वहीं लिख रही हूँ। x 0, y 60 और x 120 और y 0, इन दोनों को आप मिलाओगे बेटा जी स्केल से। ठीक है, मैं तो फ्री हैंड से मिला रही हूँ, तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो सकता है। ये हमारी पहली लाइन आ गई, L1 आ गई। अब इसमें क्या करना है कि ये देखो, ध्यान देना, x + 2y ≤ 120। तो लेस देन वाला कॉन्सेप्ट करने के लिए 0 0 रखेंगे, x को भी 0 रख दो और y को भी। तो ये हो गया 0 ≤ 120 विच इज़ ट्रू, यानी जो इसका ग्राफ में है उसमें 0 0 शामिल है, यानी 0 वाला जो एरिया है वो इसका जो है रीजन आ जाएगा, फिजिबल रीजन। अब आ जाओ दूसरे पर, x + y > 60। इसको इरेज कर दूँ, हाँ इसको इरेज कर देती हूँ और दूसरा पॉइंट ले लेती हूँ, तो वो है x + y = 60। क्लियर हो रहा है, यहाँ साथ के साथ मैं साफ करती जा रही हूँ। और अब मैं ये दूसरा ले रही हूँ, x + y = 60। तो x y ले लो, x 0, y 60, y 0, x 60। अब देखो, एक पॉइंट ये बनेगा 10, 20, 30, 40, 50 और एक ये बनेगा 60। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारी सेकंड लाइन आ जाएगी, जिसको आप नाम दे सकते हो L2। जब आप इसमें 0 0 रखोगे, अब यहाँ ध्यान देना, x + y > 60 है, तो जब मैं 0 रखूँगी तो > 60 आएगा, जो कि फॉल्स है। 0 60 से बड़ा नहीं होता, 0 60 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब 0 वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है। भाई आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये आपकी लाइन है और इस लाइन के दो पार्ट हो रहे हैं, या तो लोअर वन में <0 होगा, > 0 होगा, या अपर वन में, हमें नहीं पता कहाँ क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने 0 0 रखा तो उसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इससे ऊपर वाला पार्ट है। क्लियर हो गया। थर्ड पे आ जाओ, x - 2y > 0। ये तीसरा देखो, इसी क्वेश्चन में सब कुछ आ गया है। इसमें 0 से भी लाइन पास कर रही है, x - 2y = 0, x = 2y। तो y को 0 लोगे तो x 0, y को 1 लोगे तो x 2, y को 2 लोगे तो x 4, ऐसे आपका आएगा।
तो यहाँ तो मुझे ना 10-20 से काम चलाना पड़ेगा। y को 10 लेंगे तो x 20 आएगा, y को 20 लेंगे तो x 40 आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया 0 0। x 20 ये 20 है और y 10 है, तो ये पॉइंट हो गया इधर नीचे की तरफ झुका हुआ। x 40 है तो y अपना ये 20 है। ठीक है, y अपना यहाँ कोई 20 है। 20 और 40 कहीं और भी जा रहे हैं क्या? तो ये लाइन हमारी यहाँ पर कट करेगी। एक बार ये देख लेते हैं कि 20 और 40, हाँ जी बिल्कुल, तो ये यहाँ से जाएगा। ये है आपका 20 और 40। ठीक है, ये है हमारी थर्ड लाइन, ये है हमारी थर्ड लाइन। और इसको तो आपने सिर्फ 2 लाइन लिख देनी है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब सारे का सारा ग्राफ, सारे का सारा सॉल्यूशन रहना है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इस L3 की बात करो। L3 की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से खाली कर लेते हैं। जब मैं L3 की बात करती हूँ तो ये है L3, x माइनस 2y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 0 0 में से तो ये खुद ही पास कर रहा है, तो मैं 0 0 तो नहीं रख सकती। या तो मुझे इस लोअर पार्ट से कोई पॉइंट लेना पड़ेगा या अपर पार्ट से। मैं लोअर पार्ट से कोई पॉइंट ले लेती हूँ, 40 और 10 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, x 40 और y 10। मैं यहाँ पर x को 40 और y को 10 पुट करके देखती हूँ। तो 40 माइनस 2 इंटू 10, तो भैया 40 माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर तो है ना, ट्रू है ना भाई। जब हमने x की जगह 40 और y की जगह 10 रखा तो जो इनइक्वालिटी थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो इसका सॉल्यूशन भी ये लोअर पार्ट आएगा। 3 लाइनें आपके पास, 2 येलो हैं, 1 वाइट है। येलो इसका डाउनवर्ड पार्ट है, इसका अपवर्ड और इसका लोअर। ठीक है, और x और y पॉजिटिव है, तो आपका पूरे का पूरा सॉल्यूशन ये क्लोज्ड बाउंडेड एरिया हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये आ गया आपका टोटल फिजिबल रीजन। और जब आपका फिजिबल रीजन बच्चे क्लोज्ड होता है तो एंड पॉइंट्स पर आपका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो इसको A ले लो, इस पॉइंट को B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो और इसको D। ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल से आपने अपना 4 पॉइंट्स लेने और उन 4 पॉइंट से Z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं A की बात करूं तो A तो दिखाई दे रहा है मेरे को, A कितना है 60 0 है। B भी दिखाई दे रहा है मेरे को, कितना है 120 0 है। लेकिन जब मैं C की बात करती हूँ तो C इस वाइट लाइन और इस येलो जो कि L1 है, सुन लेना मेरी बात, L1 और L3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। L1 का मतलब भाई ये फर्स्ट लाइन, L2 का उल्टा लिख दिया मैंने, एक बार इरेजर यूज करते हैं, थोड़ा सा हम सफाई से करते हैं। ये L1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये L2 को और ये L3 को। अब मुझे निकालना है पॉइंट C, बाकी सारा मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, अब इसको Z को भी फिर ले लेंगे। मुझे लेना है पॉइंट C आ रहा है L1 और L3 से, C आ रहा है L1 और L3 से। तो L1 की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 और L3 की इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कट कर दो, 2x बराबर है 120, x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू को यहाँ रखो तो 60 इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू आ गई 30। यानी C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 60, 30। और जब आप सफाई से इसको बनाओगे ना तो 10, 20 और ये 30, मेरा तो टेढ़ा जा रहा है, आपका साफ आ जाएगा। अब आ जाओ D पॉइंट पे, दिख रहा है D पॉइंट। जो D पॉइंट है वो इस वाइट लाइन यानी L3 और येलो लाइन यानी L2 से आ रहा है। अब मैं D के कोऑर्डिनेट्स यहाँ निकालूंगी। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो D बन रहा है L2 और L3 से, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x के कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हैं कोफिशिएंट्स, तो यहाँ माइनस प्लस और माइनस कर दो, कट गया। 3y इज इक्वल टू 60, 3 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आ गई 20। y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2y, y की जगह 20 रखोगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो 40 और 20 ये मेरा D पॉइंट हो जाएगा। इस D पॉइंट के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए तो यहाँ लिख लेते हैं
40 और 20। तो ये चारों मेरे पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन चारों पॉइंट्स पे मुझे z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। z नोट कर लो, z है 5x प्लस 10y। फिर से देख लो, z है 5x प्लस 10y। तो यहाँ अब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ अब हम लिखेंगे अपने कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर लिखेंगे z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। पहला पॉइंट है A 60,0, दूसरा पॉइंट है B 120,0, तीसरा पॉइंट है C 60,30, तीसरा पॉइंट है D 40,20, है ना। अब यहाँ पे z में वैल्यू पुट कर दो। 60 रखोगे तो भैया 6 5 30, 300 जमा 0 300 आएगा, आप करके देख लेना। 120 रखोगे तो 12 5 60 600 आएगा। तीसरा रखोगे, x की जगह 60 रखना है तो ये बनेगा 300 और y की जगह 300, ये आ रहा है 600। ठीक कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। और चौथा में 4 रखो तो 4 5 20, 40 5 200 और ये 200, ये आ गया 400। अब आपने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ बतानी है। तो अब यहाँ हमारी दो मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं और वो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं ये। आप इसी पर ही, इसी टेबल को अब थोड़ा सा आगे करके अपना आराम से इस पर लिख सकते हो कि ये वैल्यू भी मेरी मैक्सिमम है और ये वैल्यू भी मैक्सिमम है। और अगर मैं अलग कलर यूज करूं तो ये वैल्यू मेरी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो दो पॉइंट्स पर मैक्सिमम है, 120 0 पे और 60 30 पे, यानी मुझे लग रहा है कि इस पूरी लाइन पे ही मैक्सिमम होगा, है ना। 60 30 ये है, 120 0 ये है, दोनों इस एक ही लाइन पर जा रहे हैं, तो इस पूरी की पूरी लाइन पर है ये मैक्सिमम। शायद हो सकता है, शायद, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, केवल ये दो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये वाला हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर डी का सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम जल्दी से सेक्शन नंबर ई का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, जिसमें केस स्टडी के 3 क्वेश्चन और तीनों ही बेहद आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 36, आपको प्रोबेबिलिटी एक px फंक्शन दे रखा है। दिस इज़ द टोटल, बहुत जल्दी मैं कराऊंगी, इनको कुछ भी नहीं है इसमें। px इज़ द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी वेयर x डिनोट द प्रोडक्शन। तो इन पर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना। फाइंड द प्रोडक्शन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन प्रोडक्शन इज 3। तो आपके सामने ये px फंक्शन है -6x² प्लस 120x प्लस 25,000। जब x 3 है तो आपने ये प्रोडक्शन बताना है। तो आपने कुछ नहीं करना, x की जगह 3 रखो, 3 तिया 9, 9 छिके 54, 12 तिये 36। इसको मतलब बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता कि इस पर हमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 25,306 आ रहा है पहला पार्ट। दूसरे पे आ जाओ, P-5। P-5 का मतलब है मुझे इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो मैं डिफ्रेंशिएशन कर देती हूँ। P-x हो गया -12x जमा 120, 5 पे इसकी वैल्यू निकाल दो। मतलब इससे आसान और क्या ही लोगे, यहाँ 5 रखोगे तो -60 प्लस 120 60 आ गया, है ना। और तीसरे पार्ट पे आ जाओ, फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या करना होता है कि पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखो। तो ये हो गया 12x बराबर 120, x की वैल्यू आ गई 10। और अब आप निकाल लो इनका डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके सामने है, मैंने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो डबल डेरिवेटिव आ गया -12 जो कि लेस देन 0 आ रहा है। और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये कितने पे मैक्सिमम आ रहा है, जब x की वैल्यू 10 है। जब x की वैल्यू 10 है तो प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्शन निकालना है जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। तो हमारा प्रोडक्शन कितना है, 10 आ रहा है। क्लियर है। अगर हम 10 आइटम्स का x इज इक्वल टू 10, x उसने देखो एक बार पीछे फिर देखो, जल्दी तो नहीं हो जाएगा कुछ, कि भाई x उसका टोटल प्रोडक्शन है, उसने खुद बता रखा है x इज द प्रोडक्शन। तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है जब x 10 है, यानी अगर 10 आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 37। ये भी बहुत ही आसान है, 1 ही मिनट का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। p और क्यू x के फंक्शन होते हैं, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो आपको ये दे रखी है x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसमें आपने पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। पी और क्यू की वैल्यू बताने के लिए आपको इससे कंपेयर करना है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स के आगे कुछ नहीं है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/xy और x से x कट जाएगा इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को कर लो कंपेयर। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये देखो y के आगे जो टर्म है वो p कहलाती है, तो y के आगे जो टर्म है वो है 2/x और राइट साइड में जो टर्म है वो q कहलाती है। तो आ गई p और q की वैल्यू। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये देखो सब कुछ बुक वाले ने दे रखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा e की इंटीग्रेशन में p dx। तो e की इसको यहाँ करा दूँ मैं राइट साइड में ना, थोड़ा यहाँ होच पोच हो रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ गई बच्चे सेकंड पार्ट पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, e 2 बाहर 1/x की इंटीग्रेशन, e की पावर 2 1/x की इंटीग्रेशन हो गई log x। इस 2 को ऊपर x की पावर में ले जाओ तो ये हो गया log x स्क्वायर और e से log कैंसिल हो गया और x स्क्वायर आपका जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और अब थर्ड पर आ जाओ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, सब कुछ आपके सामने है, तो बस अब आपने यहाँ सॉल्यूशन और निकाल देना है। सॉल्यूशन देख लें क्या है। ये है आपका सॉल्यूशन y, थर्ड पार्ट करा रही हूँ मैं। सॉल्यूशन आपने बताना है y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वेयर, क्यू है x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वेयर dx प्लस सी। इसको सॉल्व कर दो। ये कोई केस स्टडी नहीं है, इतना सिंपल मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी x4/4 प्लस सी और ये आपका आंसर आ जाएगा। सब कुछ आपको बता दिया, आपको बस देख के सॉल्व करना है। और अब जल्दी से देखते हैं अपना थर्ड केस स्टडी। यहाँ हिंदी में दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं चलूँगी जहाँ आपको इंग्लिश मीडियम में केस स्टडी मिलेगा। ये हमारा इस पेपर का होगा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है भाई, तो देखते हैं जल्दी से। ये 3 एम्प्लॉयज दिखा रखे हैं, फोटो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ऐसे कंफ्यूज कर रहा है ये। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। एक फॉर्म आया और वो उसकी कॉपीज निकाल रहे हैं। विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म्स, सोनिया प्रोसेस 20% एंड इकबाल द रिमेनिंग 30%। अगर 100 फॉर्म हैं तो विनय ने 50% निकाले, सोनिया ने 20, 70 और 30 इकबाल ने। ठीक है। विनय हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.06। विनय को जो गलती कर रहा है वो 0.06 है और सोनिया का जो एरर रेट है वो 0.04 है और इकबाल का जो एरर रेट है वो 0.03 है। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 बातें हो रही हैं, 3 लोग मिलकर अपना क्या कर रहे हैं, फॉर्म को प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो 3 मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें अपना नाम देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। तो मैं पहले ही कह रही हूँ यहाँ वही बच्चे करें जिनको बेस क्लियर है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ आ जाएंगी, जैसे पिछला क्वेश्चन था आपको समझ आ जाएगा, सब कुछ उधर से नकल करना था। अब ये देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने बतानी, तो पहले तो 3 इवेंट ले लेते हैं। पहला इवेंट ले लेते हैं कि जो फॉर्म है वो विनय प्रोसेस कर रहा है। विनय इज प्रोसेसिंग द फॉर्म, विनय इज प्रोसेसिंग द फॉर्म। E2 इवेंट हो जाएगा कि सोनिया जो है वो फॉर्म को प्रोसेस कर रही है और E3 इवेंट हो जाएगा कि जो इकबाल है वो प्रोसेस कर रहा है। तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चे वो हो जाएगी 50/100 यानी कि 5/10। कोशिश करें कि कम से कम काटें, नीचे का जो बेस है ना, डिनोमिनेटर है ना, उसको सेम रखने की कोशिश करोगे तो आपका आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मेरी हो जाएगी 30/100 यानी कि 3/10। क्लियर हो गया। अब एरर आ रही है,
एरर आ रही है तो ए हमने इवेंट मान लिया कि कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, यहाँ से उठा रही हूँ मैं ये, एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। सब चीज़ें आपको अपनी पेपर में ही मिल जाएंगी, जिन्हें इंग्लिश समझ ना आए तो हिंदी में भी फॉर्म आपको स्टेटमेंट दे रखी है। अब 3 बातें होंगी। विनय फॉर्म प्रोसेस करेगा और वो गलती करेगा। विनय पहले फॉर्म प्रोसेस करेगा और फिर गलती करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, और विनय का एरर रेट है 0.06, यानी कि मैं कहूँ तो 6/100। ऐसे ही जब मैं A बाय E2 करती हूँ तो सोनिया का हो जाएगा 4/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3 मैं करती हूँ तो वो हो जाएगा 3/100। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर। द टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान सा होता है ये कॉन्सेप्ट। तो प्रोबेबिलिटी द टोटल प्रोबेबिलिटी, आप बल्कि यहाँ लिखो कि टोटल प्रोबेबिलिटी करो आप इसको, या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी आप कर सकते हो कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आपने ना लॉजिक को समझना है कि सबसे पहले क्या हुआ कि विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया और उसने गलती कर दी, यानी E1 × A बाय E1, या फिर या का मतलब होता है एडिशन। भाई मैंने ना जब ये चैप्टर कराया है तो इतने डेप्थ में इस चीज़ को बता रखा है कि अब मैं अगर यहाँ बताऊँगी तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 3 बंदे काम कर रहे हैं, विनय काम करता है गलती करता है, या फिर सोनिया काम करती है और वो गलती करती है, या फिर इकबाल काम करता है और वो गलती, या का मतलब एडिशन। तो जब सोनिया काम करती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। आप, मैं होप कर रही हूँ कि ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। E1 की प्रोबेबिलिटी, अब मुझे थोड़ा देख, 50, 20 और 30 था ना, 50, 20 और 30 था, और थोड़ा सा इनकी ये भी देखनी पड़ेगी। तो E1 की प्रोबेबिलिटी थी बच्चे 5/10, और A बाय E1 आपके सामने है। E2 की प्रोबेबिलिटी थी 2/10, 20/100 था, और A बाय E2 की प्रोबेबिलिटी ये रही 4/100। E3 की प्रोबेबिलिटी थी 3/10 और A बाय E3 की प्रोबेबिलिटी है 3/100। अब ये देखो 30/1000, 2 चौके 8/1000, 3 तिया 9/1000 हो गया, 9 और 8 17, ये हो गया 47/1000, यानी कि 0.047 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो कि बिल्कुल सिंपल था अगर आपने प्रोबेबिलिटी कर रखी है तो। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट्स ए फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस्ड फॉर्म। भाई पूरा दिन में जितने भी फॉर्म निकले हैं उनमें से उसने कोई भी एक फॉर्म उठा लिया। इफ़ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ एन एरर, जो फॉर्म उसने उठाया उसमें अगर गलती थी, द, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। बेस थ्योरम क्या कहती है, अगर ये बेस थ्योरम से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो जनरली हम क्या करते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो फॉर्म है वो विनय ने बनाया है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि वो फॉर्म विनय ने नहीं बनाया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी हम पहले 2 बातें ले लेते हैं। हम ले लेते हैं कि मान लिया कि अलग से सेकंड पार्ट ले लो, सेकंड पार्ट ले लो। E1 इवेंट है कि फॉर्म विनय ने प्रोसेस किया है, तो विनय ने मिस्टेक की। पहले हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते कि विनय ने मिस्टेक की। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, मैनेजर ने फॉर्म सेलेक्ट किया और एरर पाई, एरर पाई, एरर पाई, यानी कि एरर तो मिल चुकी है, ए इवेंट तो अक्कर हो चुका है और वो विनय ने गलती की है। उसने पूछा क्या है कि फॉर्म विनय ने प्रोसेस नहीं किया था, उस फॉर्म पे विनय ने काम नहीं किया था, लेकिन हम विनय द्वारा किए गए काम पर पहले निकालेंगे और उसको फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, यहाँ आप अप्लाई करोगे बेज थ्योरम। ठीक है, यहाँ आप अप्लाई करोगे बेज थ्योरम।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, और नीचे क्या आता है इन तीनों का सिग्मा, और इन तीनों का सिग्मा यहाँ मैं पहले ही ये अपना निकाल चुकी हूँ, जिसे आप टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हो 0.047। फॉर्मूला याद है कि नहीं है आपको? यहाँ आप लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, इसको ही तो टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब ये अपना जिसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ये वो चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3। तो सब वैल्यूज मेरे पास हैं। E1 थी 5/10, ए बाय E1 थी 6/1000 और नीचे मेरी थी 0.047। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 30 बाय ये 100 था कि यहाँ पर 1000 था, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं भाई, मैं मिस्टेक, हाँ 6/100 था, तभी मैं कह रही हूँ कि 10,000 कैसे आ गया, 100 था। तो ये हो गया 30/1000 और ये हो गया 47/1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया और ये बन गया 30/47। 30/47 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो एरर वाला फॉर्म विनय ने प्रोसेस किया था। अब जो हमें निकालना है वो ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार बाय ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। 10th क्लास से करते आ रहे हो, किसी इवेंट के अक्कर होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉर्म नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। तो 1 माइनस 30/47 अपना एलसीएम ले लेना और माइनस कर देना, तो ये 17/47 आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिए हैं, तो ऐसा भी कुछ आपको आ सकता है केस स्टडी में। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ आई थी उसको आपने नोट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है कि यूज तो हमने बेजी थ्योरम की है, बट किसी इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी ना निकाल कर उसके अक्कर ना होने की निकाली है। तो पहले अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। तो बच्चों ये था कंप्लीट सैम्पल प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। मैं होप करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितनी जल्दी मुझसे हो सकेगा मैं लाऊंगी। शेड्यूल मेरा बड़ा बिजी चल रहा है, कुछ फंक्शंस हैं घर पर, इस वजह से फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इस लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू।